डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है जैसा कि आप लोगों का एग्जाम होने वाला है और आपके पास टाइम ही नहीं है, समझ लो कि टाइम ही नहीं है, क्योंकि आपके कल परसों तक एग्जाम होने वाला है। अब ये वीडियो आप कब देख रहे हैं मुझे नहीं पता, बट आपके पास टाइम नहीं है। अगर आप लोगों ने ये तो वैसे एक 1 मंथ पहले ही आ चुका था, बट ये आप लोग सोचो कि अगर आप लोगों ने ये मॉडल पेपर नहीं बनाया कि बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर, ये देख लो, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन है ना, इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 के लिए ये बिहार बोर्ड की तरफ से आया ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। तो मॉडल क्वेश्चन पेपर आपको बना के जाने हैं, क्योंकि आपको दे दिया गया है प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डायरेक्ट दिखेंगे। तो पूरा आपको कंप्लीट वीडियो देखना है। यहाँ पे मैं आपको अच्छे तरीके से कंप्लीट करवाऊंगा, सॉल्व करवाऊंगा। ये पीडीएफ भी आपको ये क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ टेलीग्राम में दे दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लेना। बट पहले पूरा वीडियो देखना है। आप अपना इतना देखिए, बहुत सारे आप लोगों ने क्वेश्चन बैंक पढ़े होंगे और क्या कहते हैं मॉडल पेपर लिए होंगे, कहाँ कहाँ से ने पढ़ाई किए होंगे, कोई कोचिंग में पढ़ते होंगे। तो कहीं ना कहीं आप लोग पढ़ते होंगे, बहुत तैयारी किए, बहुत अच्छी बात है। बट आपको इस क्वेश्चन पेपर को, इस मॉडल पेपर को बना के ही एग्जाम देने के लिए जाना है, क्योंकि जब ऑफिशियल दिया गया है बिहार बोर्ड की तरफ से बनाने के लिए, तो आपको जरूर बनाना चाहिए। तो ये मैं कंप्लीट सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, कंप्लीट सॉल्व करवा रहा हूँ, आपको जरूर करना है। अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको कंप्लीट ये वीडियो देखना है। देखिए, आप चाहें तो इसको देखिए स्किप नहीं करना है, क्योंकि देखिए स्किप अगर करेंगे ना, आपको आपके दिमाग से ऊपर से जाएगा, समझते हुए जाएंगे, कि सभी एमसीक्यू क्वेश्चंस को मैं भी समझाऊंगा। देखिए कि आपका विषय कोड जो है कि 119 है ना, 119 आपका विषय कोड है, आप लोग देख लिए। कुल जो प्रश्न है यहाँ पे, कुल प्रश्न 70 एमसीक्यू होंगे, है ना। सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे बाकी 20 और 6, टोटल 96 प्रश्न आपके इसमें रहेंगे। तो इतने प्रश्न में आपको अभी बताया जाए कितने प्रश्नों का आपको जवाब देना है, ठीक। और ये बात देख लीजिए, 3 घंटा 3 घंटा 15 मिनट का आपको एग्जाम देना होगा। आपका जो एग्जाम होगा 3 घंटे 15 मिनट का होगा। आपको ये देख के जाना है, ये आपका पैटर्न यही रहेगा, इसी तरह का आपके एग्जाम होने वाले हैं, यही पैटर्न में ध्यान देना। और दूसरी बात ये कि आपके कुल जो पेजेस हैं यहाँ क्वेश्चन पेपर में 27 पेजेस हैं। 7 फुल मार्क्स आपको यहाँ से 70 मिलेंगे और बाकी 30 मार्क्स आपको स्कूल की तरफ से दिए जाएंगे, ठीक। तो भैया यहाँ पे देखिए, परीक्षार्थियों के लिए निर्देश क्या है कि परीक्षार्थी वो हमारे उत्तर पत्रक अपना पुस्तिका क्रमांक 10 अंकों का अवश्य लिखें, ठीक है। दूसरा जो आपको यहाँ पर निर्देश है, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। मतलब कि यहाँ पे आपको साफ साफ कहा गया है कि जो भी विद्यार्थी कोई भी उत्तर, किसी भी प्रश्न का उत्तर देंगे, वो अपने ही शब्दों में देंगे, ठीक है। मतलब ये कि कहने का मतलब ये कि रटा रटाया नहीं, खुद से माइंड में जो आएगा उसको अपने माइंड के अनुसार आपको आंसर देना है। ये नहीं कि भाई रट रट के आ गए हैं बस दे रहे हैं, आपको रट्टा मार के नहीं जाना है। आपको देखिए यह साफ साफ कहा गया, खुद के आपने समझ के आपको जाना है और अपने ही शब्दों में उत्तर देना है। दाहिनी और हाशियों पर दिए गए हुए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करते हैं। मतलब कि आपको दाहिनी और जो नंबर दिए होंगे, 1 नंबर 2 नंबर है ना, 5 नंबर वाले क्वेश्चंस जो आपको दिए जाएंगे, वही नंबर आपको मिलेंगे वहां पे अगर सही होंगे तो। प्रश्नों को ध्यान पूर्वक पढ़ने के लिए 15 मिनट अतिरिक्त समय दिया गया है। प्रश्न को आप पहले 15 मिनट देखो, क्या करना है कि पहले सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, हड़बड़ी में नहीं, गड़बड़ी नहीं करना। पहले सभी क्वेश्चन को पढ़ना, तभी आप आंसर बनाना स्टार्ट करना। अच्छे मार्क्स आपको लाना है। यह प्रश्न पत्र आपको 2 खंडों में दिया गया है, खंड अ और खंड ब। खंड अ में आपको क्या मिलेंगे, ये देखना। खंड अ में जो मिलेंगे स्टूडेंट्स, वो आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलेंगे। 35 प्रश्नों का इसमें उत्तर देना है। टोटल 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको 35 ही क्वेश्चन का आंसर देना है, जिसमें 35 नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखिए और भी कुछ कहे गए हैं, ये निर्देश जान लीजिए। क्या है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया, इसका उत्तर देने हेतु उपलब्ध कराए गए ओएमआर शीट, जो एमसीक्यू ओएमआर शीट में फिल करेंगे, आंसर ओएमआर शीट में आप फिल करेंगे, तो उसमें कहा जा रहा है कि उत्तर पत्रक पर सही विकल्प को काले या नीले बॉल से
बॉल पेन से क्या करें, गोल करें, है ना उसको, ठीक है। किसी प्रकार के व्हाइटनर या तरल पदार्थ या ब्लेड नाखून का नहीं, मतलब हो सकता है ना, होता है ना ऐसा कि जैसे ऑप्शन नंबर ए था, आपने बी डाल दिया और उसको क्या करते हैं, आपने बी डाल दिया तो नाखून से उसको छील के हटा रहे हैं या फिर व्हाइटनर यूज कर रहे हैं, नाखून भी लगाएंगे या व्हाइटनर यूज करेंगे, वो भी आपका गलत माना जाएगा, ये आप लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आदि का उत्तर पत्रक में प्रयोग नहीं करें, अन्यथा परीक्षा परिणाम अमान्य होगा। तो इनका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, समझ लेना ये बात, ये निर्देश समझ गए। फिर आपका खंड ब में 20 लघु उत्तरीय प्रश्न आपको दिए जाएंगे एंड प्रश्न के लिए 2 अंक आपको निर्धारित किए जाएंगे, किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर देना है। तो 20 आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे 2 नंबर के, लेकिन 10 ही क्वेश्चन का आपको क्या करना है, उत्तर देना है। इनके अतिरिक्त इस खंड में 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए जाएंगे, इनके अतिरिक्त फिर दीर्घ प्रश्न दिए जाएंगे 6, उनमें से आपको 3 करने हैं, प्रत्येक के लिए 5 अंक दिया जाएगा। ये समझ गए। उसके बाद आप लोग देखिए, आप लोगों के लिए क्या लिखा है, किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग नहीं करना है एग्जाम सेंटर में। चलिए अब हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एग्जाम जब तक नहीं हो जाता तब तक मैं आपके साथ हूं, और ये कंप्लीट सॉल्यूशन करा रहा हूं, और इसका क्वेश्चन पेपर मैं आपको टेलीग्राम में दे दूंगा, वहां से जाके डाउनलोड कर लेना। और जरूर ये कंप्लीट वीडियो ध्यान से समझना, ध्यान से देख कर जाना। चलो खंड अ में कहा गया, प्रश्न 1 से 70 तक प्रत्येक प्रश्न के के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। अपने द्वारा चुने गए विकल्प को ओमार शीट पर क्या करें, चिन्हित करें। किन्हीं 35 प्रश्नों का ही उत्तर आपको देना है, 35 नंबर यहाँ से मिलेंगे। आपके सामने स्टूडेंट्स फर्स्ट प्रश्न है, देखिए आप लोग क्या कीजिए, खुद से आंसर दीजिए। अभी मेरे सामने मैं भी क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप लोग वीडियो रोक कर क्वेश्चन पढ़ के आंसर आप लोग दीजिए, अपना कॉपी पेन लेके बैठिए। आप देखिए 35 में कितने सही हो रहे हैं, अभी 70 क्वेश्चन है टोटल, 70 में कितने सही हो रहे हैं, आप लोग कमेंट करना जरूर, ठीक है। जहां से भी देख रहे हैं कमेंट करना, अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने भ्रूण विज्ञानी लक्षणों के उपयोग को वर्गीकी में लोकप्रिय किया। आप लोग अपना अपना आंसर दो। आपका राइट जो आंसर होगा वो होगा बी नंबर, पंचानन महेश्वरी। इंग्लिश मीडियम वाले आप लोग भी वीडियो को रोक कर इसे पढ़ लीजिए, देन हिंदी क्वेश्चन जो हिंदी में वही इंग्लिश में भी है, आप लोग दोनों इसे कर सकते हैं, और ऑप्शन अपना अपना मिला लीजिए। सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन पौधा भारत में आयातित गेहूं के साथ आया। पार्थेनियम, फूल गोभी, सूर्यमुखी, पत्ता गोभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग देख लीजिए आपका क्या आंसर है, आपका राइट आंसर हो जाएगा पार्थेनियम। इंग्लिश मीडियम वाले आप लोग भी मिला लीजिए वीडियो रोक कर। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 3 है, किस पौधे के परिपक्व बीज में भ्रूण पोष विद्यमान रहता है, नारियल, मटर, मूंगफली या चना। तो आप लोग देखिए आपका क्या राइट आंसर है, आपका यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा नारियल। निम्नलिखित में से किस पौधे में बीजांड की संख्या 1 से ज्यादा होती है। ऑप्शन नंबर ए है तरबूज, ऑप्शन नंबर बी है गेहूं, ऑप्शन नंबर सी चावल, ऑप्शन नंबर डी नारियल। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा तरबूज। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, द्विखंडन, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे भी हो जाएगा अर्धसूत्री विभाजन। क्या हो जाएगा, अर्धसूत्री विभाजन। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, बिना निषेचन के बीज पैदा करने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे। बिना निषेचन है ना, तो बिना निषेचन, निषेचन आप लोगों को पढ़ाया गया होगा क्या होता है निषेचन, ठीक है। तो निषेचन किए बिना बीज पैदा करने की जो प्रक्रिया होती है उसे डैश कहा जाता है, पार्थेनोकॉप। ऑप्शन नंबर ए है पार्थेनोकॉर्पी, बहुभ्रूणता, लैंगिक जनन का प्रकार, असंजनन। तो भैया इसका राइट हो जाएगा आपका डी नंबर, असंजनन। इंग्लिश मीडियम वाले आप लोग मिला लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, प्रसव के समय निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मुख्य भूमिका निभाता है। FSH, ये ऑक्सीटोसिन, फिर LH या फिर थायरोक्सिन।
तो यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा स्टूडेंट ऑक्सीटोसिन। क्या? ऑक्सीटोसिन। महिलाओं में लगभग 50 वर्ष की आयु में आर्तव चक्र बंद होने का को क्या कहते हैं? रजोनिवृत्ति, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी है रजोदर्शन, ऑप्शन नंबर सी है अंडोत्सर्ग, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा रजोनिवृत्ति, है ना। जब 50 वर्ष की आयु हो जाती है, जब आंतर्व चक्र बंद हो जाते हैं, ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? रजोनिवृत्ति कहेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने। वृषण को उदर गुहा के बाहर वृषण को उसमें रखने का महत्व क्या है? वृषण की सुरक्षा, वृषणों को तापक्रम वृषण के तापक्रम को कम रखना, जनन में सहायक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, वृषणों के तापक्रम को कम रखना। क्वेश्चन नंबर 10 है, सेमिनल प्लाज्मा में कौन कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है? फ्रक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज या फिर लैक्टोज? आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा फ्रक्टोज। आर्तव चक्र में गर्भाशय के किस स्तर में चक्रीय परिवर्तन होता है? गर्भाशय पेशी स्तर में, गर्भाशय अंतस्तर में, परिगर्भाशय में, या उपर्युक्त सभी में? आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गर्भाशय अंतस्तर में। स्टूडेंट्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। पुरुषों के लिए बंध्यकरण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वॉसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, आवधिक संयम, या रोध विधियां? स्टूडेंट्स, 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, आप लोग देखिए आपका कौन सा सही होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा वासेक्टोमी। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं स्टूडेंट्स। निम्नलिखित में से कौन गर्भ निरोधक गोली गैर स्टेरॉयडली स्टेरॉइडली है? तो निम्नलिखित में से कौन गर्भ निरोधक गोली गैर स्टेरॉइडली है? तो यहाँ पे ऑप्शन है ये सहेली, प्रोजेस्टोजन, एस्ट्रोजन, या फिर पीई। तो यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, आप लोग देख लीजिए आपका कौन सा राइट हो जाएगा। यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा सहेली। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्राथमिक अंडक में होने वाले कोशिका विभाजन के बारे में क्या गलत है? अर्धसूत्री विभाजन, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी है असमान विभाजन, ऑप्शन नंबर सी है अगुणित द्वितीयक अंडक तथा ध्रुवीय पिंड का बनना, और डी नंबर में है समसूत्री विभाजन। तो यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा समसूत्री विभाजन। डी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, किसने जैव विविधता शब्द को प्रचलित किया? रॉबर्ट मे, एडवर्ड विल्सन, गॉसे, या फिर टिलमैन? तो यहाँ पे आपका आप लोग देख लीजिए ऑप्शन कौन सा आपका सही हो रहा है। आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा एडवर्ड विल्सन। क्वेश्चन नंबर 16 है, जाति विविधता के आकलन में कौन समूह नहीं है? कवक, आवृत बीजीय पौधे, शैवाल, या फिर प्रोकैरियोट्स? तो यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा स्टूडेंट्स, आप लोग मिला लीजिए, आपका राइट डी नंबर ही है प्रोकैरियोट्स। किस वैज्ञानिक के प्रयोगों से दर्शाया गया है कि जैव विविधता में वृद्धि से उत्पादकता बढ़ती है? डेविड टिलमैन, एडवर्ड विल्सन, गॉसे, या फिर पाइने? यहाँ पे आप लोग देख लीजिए 4 ऑप्शन आपने देखा, 4 ऑप्शन में आपका राइट है जो आंसर होगा स्टूडेंट्स वो हो जाएगा ए नंबर ही डेविड टिलमैन। क्वेश्चन नंबर 18 है, 1992 में जैव विविधता पर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? जोहान्सबर्ग में, पेरिस में, कोलंबो में, या फिर रियो डी जेनेरियो में? तो राइट आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रियो डी जेनेरियो।
क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समष्टियों के बारे में गलत है? सुपरिभाषित भौगोलिक क्षेत्र में निवास, समान संसाधनों का साझा उपयोग, सदस्य इनब्रीड करते हैं, समष्टियों के बीच में ऊर्जा संचरण। तो भैया आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर यहाँ भी होगा, समष्टियों के बीच में ऊर्जा संचरण होता है। क्वेश्चन 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा परागण के लिए लैंगिक कपट का सहारा लेती है? ऑफ्रिस, युक्का, अंजीर या जलकुंभी? यहाँ पे जो आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑफ्रिस। 21 नंबर में है, बाघ आरक्षितियों तथा राष्ट्रीय उद्यानों में बाघ गणना का आधार क्या है? गिनती, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी है पग चिन्हों तथा मल गुटिकाएं, फोटोग्राफ या फिर क्षेत्रवार गिनती? तो यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा पग चिन्हों तथा मल गुटिकाएं। आपका 22 नंबर में, यदि समय के संदर्भ में एन या फिर समय टी पर समिष्ट घनत्व, तो यहाँ पे समय टी टाइम है और संदर्भ में एन जो है समय पर समय टी पर समष्टि घनत्व है का आरेख सिग्मायड वक्र है, तो उसे क्या कहेंगे? उसे विरहुष्ट पर्ल लॉजिस्टिक वृद्धि कहेंगे। ठीक है भाइयों, चलो क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन जाति के सदस्य जीवन काल में सिर्फ एक बार प्रजनन करते हैं? बांस, प्रशांत सागरीय सामन मछली, ए और बी दोनों, अधिकांश पक्षी? तो यहाँ पे भैया राइट जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा वो जो हो जाएगा आपका, देखिए स्टूडेंट्स, सी नंबर, ए और बी दोनों। 24 नंबर में है, क्या कहते हैं, ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ एवं दूसरे जाति को ना लाभ होता है और ना हानि होता है, क्या कहलाता है? परजीविकता, परभक्षण, सहोपकारिता, सहभो, सह सहभोजिता। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा डी नंबर, सहभोजिता। 25 नंबर में है, निम्नलिखित में से किस पौधे को एक प्रकार के शलभ के प्रयोग से ऑस्ट्रेलिया में नियंत्रित किया गया था? नागफनी, पीपल, पार्थेनियम, जलकुंभी? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा नागफनी। क्वेश्चन नंबर 26 है, क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन पौधा विषैला हृदय ग्लाइकोसाइड उत्पन्न करता है? नागफनी, कैलो कैलोट्रोफिस, चाय का पौधा या फिर एकेसिया? तो यहाँ पे राइट हो जाएगा आपका कैलोट्रोफिस। 27 नंबर में है, जैव मात्रा के उत्पादन की दर को क्या कहते हैं? प्राथमिक उत्पादन, नेट प्राथमिक उत्पादन, उत्पादकता, द्वितीय उत्पादकता? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, उत्पादकता। 28 नंबर में है, मृत कार्बनिक सामग्री से प्रारंभ होने वाली खाद्य श्रृंखला क्या कहलाती है? अपरद खाद्य श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला जाल, ग्रेंजिंग खाद्य श्रृंखला, एक से ज्यादा? तो यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपरद खाद्य श्रृंखला। आप लोग मिला लीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 है, जैव संश्लेषण अवस्था के पूर्ण होने के बाद उत्पाद का पृथक्करण एवं शोधन करने में के इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? जैव, ऑप्शन नंबर ए है आपका जैव संश्लेषण, बी है अनुप्रवाह संसाधन, सी नंबर में गुणवत्ता नियंत्रण संरक्षण और डी नंबर में उत्पाद को परीक्षक के साथ संरक्षित करना? यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुप्रवाह संसाधन। क्वेश्चन नंबर 30 है, पीसीआर में प्रयुक्त होने वाले ताप अस्थायी डीएनए पॉलीमेरेज को किस जीवाणु से पृथक किया जाता है? ई कोलाई, सेलमोनेला, थर्मस एक्वेटिकस या फिर स्यूडोमोनास एरुजिनोसा? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थर्मस एक्वेटिकस।
31 नंबर में है डीएनए पर किस प्रकार के आवेश होते हैं? ऋण आवेश, धन आवेश, दोनों प्रकार के आवेश या फिर कोई आवेश नहीं। तो आप लोग देखिए आपका कौन सा होता है, आपका कौन सा ऑप्शन सही है आप लोग मिला लीजिए। तो आपका राय देखिए, राइट आंसर आपका हो जाएगा स्टूडेंट्स ए नंबर ऋण आवेश। क्वेश्चन नंबर 32 है डीएनए के पृथक्करण में शोधित डीएनए का अवक्षेपण क्या मिलाने से होता है? द्रुत शीतित एथेनॉल, सोडियम क्लोराइड या फिर लाइसोजाइम या डाइवेलेंट केटायन। तो यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा स्टूडेंट्स ए नंबर द्रुत शीतित एथेनॉल। क्वेश्चन नंबर 33 है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जीवाणु कोशिका को डीएनए लेन हेतु सक्षम बनाने हेतु किया जाता है? डाइवेलेंट केटायन, सोडियम क्लोराइड, काइटेनिस या फिर लाइसोजाइम। तो यहाँ पे राइट आपका हो जाएगा ए नंबर ही डाइवेलेंट केटायन। क्वेश्चन नंबर 34 है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जंतु कोशिकाओं के लिए संवाहक के रूप में किया जाता है? एग्रोबैक्टीरियम, ट्यूमिफेशियंस, पश विषाणु, प्लाज्मिड या फिर PBr322। तो यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, आप लोग मिला लीजिए पश विषाणु। 35 नंबर में डीएनए के खंड का परपोषी जीवाणु में प्रवेश को क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन, निष्क्रियता, सक्षम बनाना या फिर सूक्ष्म अंतःक्षेपण। तो यहाँ राइट हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन, 35 का ए नंबर। थर्टी सिक्स नंबर में है उत्तक संवर्धन द्वारा बड़ी संख्या में पादपों को उत्पादन करने की क्रिया कहलाती है? सूक्ष्म प्रवर्धन, उत्तक संवर्धन, जैव प्रौद्योगिकी, पूर्ण सख्तता। तो यहाँ पे आप राइट लगा लो सूक्ष्म प्रवर्धन। ये प्रिपरेशन करते चलो स्टूडेंट्स, आपको मजा आएगा। ध्यान रखना कि भाई किसका आंसर कौन सा हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 37 है विभिन्न किस्मों के पौधों से अलग किए गए प्रोटोप्लास्ट का एक युग्मत होकर नए पादप को जन्म देने का प्रक्रम क्या कहलाती है? सूक्ष्म प्रवर्धन, कायिक संकरण, उत्तक संवर्धन या फिर कायिक जनन। यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा कायिक संकरण। क्वेश्चन नंबर आपका 38 है निम्नलिखित में से कौन जीवाणु बीटी जीव विष उत्पन्न करता है? बैसिलस थ्यूरिनजिएंसिस, फिर से पढ़ रहा हूँ, बैसिलस थ्यूरिनजिएंसिस, बैसिलस पॉलीमिक्सा, बैसिलस सबटिलिस, उपयुक्त में से सभी। यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा ए नंबर, ठीक है, बैसिलस थ्यूरिनजिएंसिस। 39 नंबर है किस जीन द्वारा कूटबद्ध प्रोटीन मक्का छेदक को नियंत्रित करता है? क्राई फर्स्ट सी एसी, क्राई द्वितीय एसी, क्राई फर्स्ट ए बी या फिर उपयुक्त में से सभी। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? आप लोग देख लो आपका कौन सा आंसर यहाँ पे हो रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, क्राई IAB या फिर क्राई फर्स्ट AB। यहाँ पे हम लोग देखिए, यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट इस तरह से है आपका, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ये सी नंबर क्राई फर्स्ट AB। 40 नंबर में निम्नलिखित में से किस बंध द्वारा इंसुलिन की दोनों पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं जुड़ी होती है? पेप्टाइड बंध, ईस्टर बंध, डाइसल्फाइड बंध या फिर फास्फोडाइस्टर बंध। तो यहाँ पे राइट आपका हो जाएगा सी नंबर डाइसल्फाइड बंध। 41 नंबर निम्नलिखित में से कौन प्रतिजन प्रतिरक्षी पारस्परिक क्रिया के सिद्धांत पर आधारित है? वो है आपका ऑप्शन नंबर ए है सीरम विश्लेषण, ऑप्शन नंबर बी है PCR, सी है CT स्कैन और डी है प्लाज्मा सॉरी एलाइज्मा। तो यहाँ एलाइज्मा नहीं एलाइजा। तो एलाइजा, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जो राइट हो जाएगा वो देख लेना एलाइजा, ठीक है।
निम्नलिखित में से किसका उपयोग इन्फासिमा के निदान में होता है? तो इरिथ्रोपोएटिन, इरिथ्रो इरिथ्रोपोएटिन, अल्फा लैक्ट एल्बुमिन, और तीसरा है अल्फा फर्स्ट एंट्री ट्रिप्सिन और क्राई प्रोटीन। तो यहाँ पे भैया आपका राइट हो जाएगा, आप लोग अपना मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा, अल्फा फर्स्ट एंट्रिप्सिन। ओके, एंटीट्रिप्सिन है ना, एंटीट्रिप्सिन, ठीक। उसके बाद आपका है 43 नंबर। निम्नलिखित में से कौन प्लाज्मोडियम की जाति दुर्दम मलेरिया के लिए उत्तरदायी है? प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम फॉल्सिफेरम, प्लाज्मेडियम, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम ओवले और प्लाज्मेडियम वाइवेक्स। तो यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा स्टूडेंट्स ए नंबर, प्लाज्मोडियम फॉल्सिफेरम। निम्नलिखित में से कौन रिंग वर्म या फिर दांत के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन नंबर ए कवक, ऑप्शन नंबर बी प्रोटोजोआ, ऑप्शन नंबर सी जीवाणु, ऑप्शन नंबर डी विषाणु। आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कवक। निम्नलिखित में से कौन कथन इंटरफेरॉन के बारे में गलत है? यह प्रोटीन है, इसका स्रवण विषाणु संक्रमित कोशिकाएं हैं, यह असंक्रमित कोशिकाओं के विषाणु संक्रमण से बचाती है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे भैया ये हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं है, आप लोग मिला लीजिए। फोर्टी सिक्स में निम्नलिखित में से कौन कोशिकाएं प्रतिरक्षी को उत्पन्न करती है? टी लसिकानु, बी लसिकानु, टी एवं बी लसिकानु दोनों, या फिर मैक्रोफेजेज। तो यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी लसिकानु। 47 निम्नलिखित में से कौन प्रतिरक्षा अनुक्रिया निरोध को अस्वीकृत करती है? साइटोकाइन निरोध, उपार्जित प्रतिरक्षा, तरल प्रतिरक्षा, या कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा। तो यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, मिला लीजिएगा, डी नंबर कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा। 48 निम्नलिखित में से कौन प्रतिरक्षा कोलोस्टम में प्रचुरता में पाया जाता है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा IgA, IgM, या फिर IgD, या फिर IgG, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग राइट कर लोगे स्टूडेंट्स ए नंबर IgA। 49 में है हेरोइन क्या है? डाई एसिटाइल मॉर्फिन, कैनिबाइट, कैनिबिनाइट, और एल्कोलाइट, या फिर कोक। यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा ए नंबर डाई एसिटाइल मॉर्फिन, डाई एसिटाइल मॉर्फिन, ये आपका राइट है। चलो नेक्स्ट है आपका 50 नंबर, एड्स संक्रमित व्यक्ति में किस कोशिका की संख्या में उत्तरोत्तर कमी होती है? बी लसिकानु, टी लसिकानु, न्यूट्रोफिल, या फिर मैक्रोफेजेज। यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा बी टी लसिकानु। 50 नंबर 51 में है निम्नलिखित में से कौन स्व प्रतिरक्षा रोग है? एड्स, अस्थमा, टाइफाइड, या फिर रूमेटायड आर्थराइटिस, है ना, आर्थराइटिस। तो यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा डी नंबर ही रूमेटॉइड आर्थराइटिस। 52 में निम्नलिखित में से किस प्रकार के सूक्ष्मजीव के वृद्धि से रोक्यूफोर्ड चीज परिपक्व होता है? कवक, लैक्टिक एसिड, बैक्टीरियम, बेकर ईस्ट, या फिर जीवाणु। ठीक है, ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं, चार में से आपके अनुसार सही कौन है लगा लो। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, ऑप्शन नंबर ए क्या है? कवक। उसके बाद 53 में है निम्नलिखित में से किसने पेनिसिलिन को एक प्रभावशाली एंटीबायोटिक के रूप में पुष्टि की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, वॉक्समैन, अर्नेस्ट चैन तथा हॉवर्ड
फेलेरो या फिर कोच। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, अर्नेस्ट चैन तथा हॉवार्ड फेलेरो। ठीक है, निम्नलिखित 40 नंबर में 54 नंबर में निम्नलिखित में से कौन ब्यूटरिक अम्ल का उत्पादन करता है? तो क्लोजट्रिडियम ब्यूटिलिकम और एसिटोबैक्टर एस्पेरिजिलिस नाइजर और लैक्टोबैसिलस। अब देखो यहाँ पे राइट आपका हो जाएगा ए नंबर, क्लोज क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटिलिकम। ओके, ये आपका राइट हो जाएगा। 55 नंबर में है, निम्नलिखित में से किसको थक्का विस्फोटन के रूप में प्रयोग करते हैं? स्टेटिन, स्ट्रेप्टोकाइनेज और साइक्लोस्पोर्टिन ए एंड ब्यूट्रिक अम्ल। तो यहाँ पे चार ऑप्शन आपके सामने है, चार में से आपके अनुसार कौन सा राइट हो रहा है, आप लोग अपना दीजिए। तो यहाँ पे 55 में आपका राइट हो जाएगा बी नंबर, स्ट्रेप्टोकाइनेज। 56 में निम्नलिखित में से किस बीमारी के इलाज में एंटीबायोटिक प्रभावी नहीं है? टाइफाइड, टीबी, एड्स या फिर लेप्रोसी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एड्स। क्वेश्चन नंबर 57 है, सौर मंडल में पृथ्वी की रचना कितने वर्ष पूर्व माना जाता है? भैया सौर मंडल में पृथ्वी की जो रचना है वो माना जाता है 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व। क्वेश्चन नंबर आपका 58 है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने विकास के भ्रूणात्मक समर्थन प्रस्तावित किया? अर्नेस्ट हैकल, लैमार्क, डार्विन या फिर मिलर। आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्नेस्ट हैकल। क्वेश्चन नंबर 59 है, भिन्न भिन्न कार्य संपन्न करने के लिए के कारण किसी रचना का अलग रूप लेना क्या कहलाता है? समझाता, तुल्य रूपता, अभिसारी विकास, एक से ज्यादा। राइट हो जाएगा समझाता। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। क्या है अगला? शकरकंदी एवं आलू किसके उदाहरण है? समझाता, तुल्य रूपता, अभिसारी विकास और में से कोई नहीं। राइट आपका यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, तुल्य रूपता। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक वर्ण का उदाहरण है? गलापेगोस फिंचेस, औद्योगिक मेलानिज्म, एंटीबायोटिक प्रतिरोधी बैक्टीरिया, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आपका जो राइट हो जाएगा स्टूडेंट्स वो होगा डी नंबर, उपयुक्त सभी। टू है, निम्नलिखित में से किस बंध द्वारा नाइट्रोजनी क्षार पेंटोस श्रृंखला से जुड़ता है? ईस्टर बंध, फॉस्फोडाइस्टर बंध, हाइड्रोजन बंध या फिर एन ग्लाइकोसिडिक बंध। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा डी नंबर, एन ग्लाइकोसिडिक बंध। निम्नलिखित में से कौन थाइमीन है? 5 मिथाइल यूरेसिल, ऑप्शन नंबर बी है ए एमिनोथ्योरिन, ऑप्शन नंबर सी 2 ऑक्सी 4 एमिनो पायरिमिडीन, उसके उपयोग में से कोई नहीं। यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा ए नंबर, 5 मिथाइल यूरोसिल। क्वेश्चन नंबर 64 है, आरएनए की तुलना में डीएनए ज्यादा स्थायी है क्योंकि यूरासिल के स्थान पर थाइमीन है, डीएनए में ऑक्सीराइबोस है, डीएनए मरम्मत की प्रक्रिया उपस्थित है या उपयुक्त में से सभी। यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम डीएनए के असतत रूप में असंश्लेषित खंडों को जोड़ता है? डीएनए लाइगेज, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी है डीएनए
पॉलीमेरेज, हेलिकेज या फिर प्राइमेज। तो यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा ए नंबर, डीएनए लाइगेज। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, निम्नलिखित में से किसके अनुलेखन के लिए आरएनए पॉलीमेरेज थर्ड जिसमें जिम्मेदार नहीं है। ए नंबर में है अंतन आरएनए, बी नंबर है 5 एस आर आर एन ए, दूसरा है एस एन आर ए, और डी नंबर में है आपका राइबोसोमल आरएनए। तो यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा यही राइबोसोमल आरएनए। 67 में है, निम्नलिखित में से कौन से नियम एक संकर संकरण प्रयोग पर आधारित नहीं है। प्रभाविता नियम, विसंयोजन नियम, स्वतंत्र अवयूहन का नियम या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वतंत्र अवयूहन अपव्यूहन का नियम। 68 में संतति का रुधिर वर्ग ओ है, उसके माता पिता का रुधिर वर्ग क्या हो सकता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है ए बी एन एवं ए बी ओ एन ए बी ओ एन ए। डी नंबर में है ओ एवं ए अथवा ओ एवं ओ अथवा ए ओ एवं बी। ठीक है, ओ ए ओ बी। देखिए यहाँ पे जो राइट हो जाएगा स्टूडेंट्स, वो आप लोग ध्यान रखना, डी नंबर ही राइट होगा। ठीक है, ओ एवं ए या फिर ओ या फिर ओ बी। ठीक, 69 नंबर में है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक्स ओ प्रकार के लिंग निर्धारण का उदाहरण है। टिड्डा, स्तनपायी, मधुमक्खी या मनुष्य। यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा टिड्डा। और लास्ट क्वेश्चन है इस मॉडल पेपर का, लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से कौन क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का कारण है। एक पहला है एक एक्स क्रोमोसोम की कमी, दूसरा है एक्स क्रोमोसोम की अतिरिक्त प्रति, तीसरा है 21वीं क्रोमोसोम की अतिरिक्त प्रति या फिर टेट्रासोमी। तो यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा बी नंबर, एक्स क्रोमोसोम की अतिरिक्त प्रति। इस तरह से मैंने आपको 70 कंप्लीट एमसीक्यू का सॉल्यूशन करवाया, आंसर करवाया, ऑप्शन नंबर आपको बताया कौन सा सही है नहीं है। ठीक है, क्योंकि अभी एग्जाम हो रहे हैं आपके, मेरे पास उतना टाइम भी नहीं है, मैं और भी काम करवा रहा हूँ, कोचिंग चल रहा है और भी क्या क्लास के प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, तो इसलिए टाइम नहीं है, नहीं तो मैंने इसको और भी एक्सप्लेन अच्छा से करता। ठीक, तो मैंने आपको फिर टोटल 70 एमसीक्यू करवा दिए हैं, जिनमें से आपको 35 का ही जवाब देना है। ठीक, तो लेकिन आपको और भी बुक रिवीजन कर लेना है, जो भी बुक आपके हैं, बुक स्कूल में कोचिंग में जो भी पढ़े हैं, आप अपना नोट्स सही से देख कर एग्जाम देने के लिए जाना। और अब हम लोग करते हैं सेक्शन बी। ठीक है, क्या करते हैं, सेक्शन बी। स्टूडेंट्स, इससे अब मैं आपको पीडीएफ से करा रहा हूँ, जिसे मैंने पहले से ऑलरेडी बना रखा है। सेक्शन बी से लघुत्तरी प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, प्रश्न 1 से लेके 20 तक आपको लघुत्तरी प्रश्न दिए गए हैं, किन्हीं 10 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, बहुचूनता क्या है, 2 उदाहरण दें। आंसर देखिए, ये इसमें 2 अंक आपको दिए गए हैं, तो 2 अंक के अनुसार ही आपको आंसर देना है। जब किसी जीन के 2 से अधिक एलील पाए जाते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, चूनता कहते हैं। उदाहरण, मनुष्य का एबीओ रक्त समूह, खरगोश के फर का रंग। तो ये क्या है भाई, ये आपका बहुचूनता है। तो भाई 2 नंबर के लिए 2 नंबर लिखना है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी तरह से पीडीएफ बनाया गया है, आप लोग ये पीडीएफ ले सकते हैं चाहे तो। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, भ्रूण कोश के एक बीजाणु विकास को परिभाषित करें। तो आपका आंसर है, जब भ्रूण कोश का विकास एक ही मेगास्पोर बीजाणु से होता है, तो उसे एक बीजाणु विकास कहते हैं। ये सभी 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं। लीजिंग या इंटरस्टिशियल कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है और उनकी भूमिका क्या है। उत्तर, ये कोशिका वृषण में
सेमिनिफेरस नलिकाओं के बीच पाई जाती है। इनका कार्य टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का क्या करना है, स्राव करना है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 4 है, जिप्ट या जिंक क्या है? जिप्ट या जिंक एक सूक्ष्म पोषक तत्व है जो एंजाइमों की क्रिया में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत क्या है? उत्तर है, इस सिद्धांत के अनुसार वंशागति के गुण क्रोमोसोम पर स्थित जीनों द्वारा क्या होते हैं, संचरित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने, समाजातीता को परिभाषित करें और समाजात अंगों का उदाहरण दें। उत्तर है, जब विभिन्न जीवों के अंगों की उत्पत्ति समान होती है पर कार्य अलग होते हैं तो इसे समजातता कहते हैं। उदाहरण, मनुष्य का हाथ और चमगादड़ का पंख। क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट्स, आरएनए में पाए जाने वाले पेटोस शर्करा एवं नाइट्रोजनी क्षारों का नाम बताएं। उत्तर है, आरएनए में पाई जाने वाली पेंटोस शर्करा राइबोस होती है। नाइट्रोजनी क्षारों के बाद अगर नाम बताएं तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरासिल ये आपके हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 8 है, अनुलेखन इकाई के भाग कौन कौन से हैं, उन्हें परिभाषित करें। उत्तर है, अनुलेखन इकाई के 3 भाग होते हैं। पहला, परिवर्तक यानी कि प्रोमोटर, यह वह भाग है जहां आरएनए पॉलीमरेज जुड़कर अनुलेखन शुरू करता है। दूसरा, संरचनात्मक जीन, यह वह भाग है जिससे आरएनए का निर्माण होता है। तीसरा है समापनक, यह वह भाग है जहां अनुलेखन समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अंतरण आरएनए के आवेशीकरण का अर्थ क्या है? उत्तर, आरएनए के अंतरण आरएनए के आवेशीकरण का अर्थ है अमीनो अम्ल का अपने विशिष्ट आरएनए से जुड़ना। क्वेश्चन नंबर 10 है, मलेरिया के लिए उत्तरदायी प्लाज्मोडियम की 3 जातियों के नाम बताइए। मेलिग्नेट मलेरिया किस जाति के प्लाज्मोडियम के कारण होता है? आंसर है, उत्तर है, मलेरिया के उत्तरदायी प्लाज्मोडियम की जातियां है प्लाज्मोडियम विवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिये और प्लाज्मोडियम फॉल्सिपेरम। मेलिग्नेट मलेरिया प्लाज्मोडियम फॉल्सिपेरम के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इंटरफेरॉन्स क्या है, इनकी भूमिका क्या है, बताना है। आंसर है, इंटरफेरॉन्स प्रोटीन प्रकृति के पदार्थ होते हैं जो वायरस संक्रमण के समय बनते हैं। इनकी भूमिका वायरस की वृद्धि को रोकना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्राथमिक लसीकांग को परिभाषित कीजिए, उनका नाम लिखिए। उत्तर है, वे अंग जहां लसीकाणुओं का निर्माण और परिपक्वता होती है, प्राथमिक लसीकांग यही कहलाता है। नाम अस्थि मज्जा और थाइमस, ये आपका नाम है प्राथमिक लसीकांग का। क्वेश्चन नंबर 13 है, स्टेटिन का स्रोत क्या है, इसका उपयोग लिखिए। आंसर है, स्टेटिन का स्रोत ईस्ट यानी खमीर है। इसका उपयोग रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम करने में होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्लाज्मिड की परिभाषा दीजिए। आंसर है, प्लाज्मिड बैक्टीरिया में पाए जाने वाले छोटा वलयाकार द्विसूत्री डीएनए होता है। ठीक है, प्लाज्मिडियम की परिभाषा ये समझ लीजिए कि प्लाज्मिडियम बैक्टीरिया में पाया जाने वाला छोटा वलयाकार द्विसूत्रीय डीएनए होता है। तो देखो, इसमें आपको 2 मार्क्स मिल रहे हैं, तो 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखा जा रहा है। ये नहीं कि भैया 5 पेज 5 लाइन 6 लाइन लिख दिया जाए, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर आपका है 15, पीसीआर का उपयोग क्या है, इसमें शामिल चरणों का केवल नाम लिखिए। पीसीआर का उपयोग डीएनए की मात्रा बढ़ाने के लिए किया जाता है। चरणों के नाम बताएं तो डीनेचुरेशन, एनिलिंग, एक्सटेंशन, ये आपका राइट होगा।
तो स्टूडेंट्स आपको कंप्लीट क्वेश्चन आंसर करवाया गया है और ये आपके मॉडल पेपर का ही क्वेश्चन आंसर है। अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं, इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो भैया ये परचेज करना होगा और आपको लास्ट में बताऊंगा कि ये आपको कहाँ से मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है बीटी कॉटन क्या है। बीटी कॉटन एक आनुवांशिक रूप से परिवर्तित कपास है जो कीट प्रतिरोधी है। आप लोग इसे ले लीजिएगा, पीडीएफ को परचेस कर लीजिएगा जिसमें से कंप्लीट सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा और एक ही साथ आप लोग इसको प्रैक्टिस करके एग्जाम देने के लिए जाएंगे, है ना। तो भैया ये बिहार बोर्ड के आया हुआ मॉडल पेपर है, इसे आप लोगों को हर हालत में करके जाना चाहिए। तो मैंने कंप्लीट करवाया सबसे बेस्ट तरीके से और आप लोग इसे परचेस कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर में। तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कैसे परचेस करना है। क्वेश्चन नंबर 17 है स्पर्धा अपवर्जन नियम क्या है। स्पर्धा अपवर्जन नियम के अनुसार दो प्रजातियां जो समान संसाधनों पर निर्भर होती है लंबे समय तक एक ही स्थान पर साथ साथ नहीं रह सकती। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 18 है प्राथमिक उत्पादकता को परिभाषित करें। किसी पारितंत्र में पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से उत्पादित जैव पदार्थ की दर को क्या कहते हैं, प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है स्वस्थानीय संरक्षण क्या है। इस संरक्षण के मुख्य तरीके कौन कौन है ये आपको बताना है। आंसर है जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रखने की प्रक्रिया को स्वस्थानीय संरक्षण कहते हैं। इनके मुख्य तरीके हैं राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन है ये शॉर्ट में 2 मार्क्स में। रिवेट पोपर परिकल्पना क्या है। आंसर है, उत्तर है इसका, इस परिकल्पना के अनुसार पारितंत्र से प्रजातियों का निरंतर लुप्त होना पूरे पारितंत्र को क्या करते हैं, कमजोर कर सकता है। अब आते हैं लॉन्ग टाइप आंसर, है ना, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देखते हैं। तो 21 से लेके 26 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो 21 से 26 तक आपका क्वेश्चन है जिसमें से 3 क्वेश्चन का इसी तरह से एग्जाम में भी आपको दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 21 जैव विविधता की क्षति के कारणों की व्याख्या कीजिए। तो इसमें आपको 5 नंबर मिल रहे हैं, तो 5 नंबर के अनुसार आपको लिखना भी पड़ेगा। तो देखिए जैव विविधता की क्षति के पीछे अनेक कारण उत्तरदायी है जो निम्नलिखित है। पहला तो आवास का विनाश, जो वनों की कटाई, कृषि विस्तार, शहरीकरण तथा औद्योगिकरण के कारण जीवों का प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहा है। दूसरा है अति दोहन, वनों, मत्स्य संसाधनों तथा वन्य जीवों का अत्यधिक दोहन जैव विविधता को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। नेक्स्ट है प्रदूषण, जल, वायु एवं मृदा प्रदूषण से अनेक प्रजातियां विलुप्ति की कगार पर क्या हो गई है, पहुंच चुकी है। समझ जाओ। विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, बाहरी प्रजातियां स्थानीय प्रजातियों के अस्तित्व को खतरे में डाल देती है। जलवायु परिवर्तन, तापमान वृद्धि और वर्षा में अनियमितता से पारितंत्र असंतुलित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है जीन चिकित्सा क्या है। प्रथम नैदानिक या क्लिनिकल जीन चिकित्सा का वर्णन करें। ये भी आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। जीन चिकित्सा वह तकनीक है जिसके द्वारा दोषपूर्ण या रोगग्रस्त जीन को सामान्य जीन से प्रतिस्थापित कर आनुवांशिक रोगों का उपचार किया जाता है। प्रथम नैदानिक जीन चिकित्सा 1990 में की गई। यह चिकित्सा एडीए की कमी से पीड़ित एक बालिका पर की गई थी। इस रोग में रोगी की प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है। उपचार के अंतर्गत रोगी की लिम्फोसाइट कोशिकाओं के समान एडीए जीन प्रविष्ट किया गया जिससे रोग के लक्षणों में क्या हुआ, सुधार हुआ। क्वेश्चन नंबर 23 है किन्हीं दो के बीच अंतर स्पष्ट करें। सहज प्रतिरक्षा एवं उपार्जित प्रतिरक्षा। सहज प्रतिरक्षा वह प्रतिरक्षा है जो जीव को जन्म से ही प्राप्त होती है। यह सभी रोगाणुओं के विरुद्ध समान रूप से कार्य करती है और इसमें विशिष्टता नहीं होती। इसमें त्वचा, श्लेष्म झिल्ली, फागोसाइटिक कोशिकाएं आदि शामिल होती है। और उपार्जित प्रतिरक्षा की बात करें तो वह प्रतिरक्षा जो जीवन के दौरान रोग संक्रमण या
टीकाकरण से विकसित होती है। यह विशिष्ट रोगाणुओं के विरुद्ध कार्य करती है और इसमें स्मृति पाई जाती है, जिससे भविष्य में वही रोग होने पर शीघ्र प्रतिक्रिया होती है। तो किन्हीं दो आपको बताना, तो ये एक हो गया आपका, दूसरा ये है। तो दूसरा आपका क्वेश्चन है स्टूडेंट, देख लीजिए कि सक्रिय व निष्क्रिय प्रतिरक्षा, इस पर आपको अंतर स्पष्ट करना है। सक्रिय प्रतिरक्षा में शरीर व एंटीबॉडी का निर्माण करता है। यह रोग संक्रमण या टीकाकरण के बाद विकसित होती है और लंबे समय तक बनी रहती है। निष्क्रिय प्रतिरक्षा में एंटीबॉडी बाहर से प्राप्त की जाती है, जैसे मां से शिशु या फिर इंजेक्शन द्वारा। इसमें शरीर स्वयं एंटीबॉडी नहीं बनाता और इसका प्रभाव क्या होता है, अस्थायी होता है। इसमें तीसरा क्वेश्चन क्या था भैया, आपका तीसरा क्वेश्चन था भ्रूण पोष एवं परिभ्रूण पोष। उत्तर है, भ्रूण पोष वह ऊतक या संरचना है जो भ्रूण को सीधे पोषण प्रदान करती है और उसके विकास में सहायता करती है। यह भ्रूण की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध कराता है। परिभ्रूण पोष वे संरचना है जो भ्रूण के चारों ओर पाई जाती है और उसकी सुरक्षा, संरक्षण तथा सहायक कार्यों में भूमिका निभाती है, जैसे भ्रूण को झटकों से बचाना। अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 24, अनुवांशिक कूट क्या है, इसके मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। अनुवांशिक कूट वह व्यवस्था है जिसके द्वारा आरएनए पर उपस्थित न्यूक्लियोटाइड्स के क्रम में प्रोटीन में अमीनो अम्लों का क्रम निर्धारित होता है। यह कूट तीन न्यूक्लियोटाइड्स के समूह कोडॉन से बना होता है, जो किसी विशिष्ट अमीनो अम्ल को दर्शाता है। और ये एम जो दिया गया है ये आपको मिस्टेक से मिला है यहाँ पे, ठीक। अनुवांशिक कूट की मुख्य विशेषता निम्नलिखित है। पहला तो त्रिकीय कूट है ये। अनुवांशिक कूट 3 न्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर बना होता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट विशिष्टता इसमें क्या है, प्रत्येक कोडॉन केवल एक ही अमीनो अम्ल को व्यक्त करता है। नेक्स्ट विशेषता, आप सारी एक अमीनो अम्ल के लिए एक से अधिक कोडॉन हो सकते हैं। नेक्स्ट है सार्वभौमिक, लगभग सभी जीवों में अनुवांशिक कूट सामान्य पाया जाता है। और प्रारंभ एवं विराम कोडॉन, अगस्त प्रारंभ एयूजी प्रारंभ कोडॉन होता है, जबकि यूएजी और यूजीए विराम कोडॉन होता है। तो मतलब एयूजी जो होता है वो प्रारंभ कोडॉन होता है एंड यूएजी एंड यूजीए विराम कोडॉन होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 25 है, शुक्र जनन का वर्णन करें, हार्मोन्स की भूमिका की व्याख्या करें। उत्तर, शुक्र जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वृषणों में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया सेमिनिफेरस नलिकाओं में होती है और किशोरावस्था में ये प्रारंभ होती है। शुक्र जनन की प्रमुख अवस्थाएं निम्नलिखित है। गुणन अवस्था, इसमें स्पर्मेटोगोनिया विभाजन कर संख्या बढ़ाते हैं। वृद्धि अवस्था, कोशिकाओं का आकार बढ़ता है और वे प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट बनती है। और उसके बाद है परिपक्वन अवस्था, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा स्पर्मेटिड बनते हैं। ठीक है। और देखिए इसमें स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटिड परिपक्व होकर शुक्राणु क्या करते हैं, बनाते हैं। इसमें हार्मोन्स की भूमिका की अगर बात करें तो एफएसएच शुक्राणु निर्माण को प्रेरित करता है और एलएच लीडिंग कोशिकाओं को सक्रिय कर टेस्टोस्टेरोन का स्राव करवाता है और टेस्टोस्टेरोन शुक्रजनन को पूर्ण करने में क्या होते हैं, सहायक करते हैं और सहायक होता है। और लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स देखिए इस मॉडल पेपर का हमारा है, किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। परागकण के प्रकार। परागन वह प्रक्रिया है जिसमें परागन पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं और यह पौधों में लैंगिक प्रजनन की पहली अवस्था से परागन के मुख्य रूप से 3 प्रकार के
सॉरी फिर से मैं आपको पढ़ता हूँ अगर समझ में ना आए तो। परागन वह प्रक्रिया है जिसमें परागकण पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं और यह पौधों में लैंगिक जनन की पहली क्या है अवस्था है। और परागन के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं, स्वपरागन, परपरागन और कीटनुमा परागन, है ना, कीटनुमा परागन। स्वपरागन क्या होता है, जब परागन उसी फूल या उसी पौधे से दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इसे स्वपरागन कहते हैं। परपरागन क्या है, जब परागकण एक पौधे के फूल से दूसरे पौधे के फूल पर जाते हैं तो इसे परपरागन कहते हैं। और क्या है कीटनुमा परागन क्या है, जब परागकण एक फूल से उसी पौधे के दूसरे फूल में जाते हैं तो इसे कीटनुमा परागन कहते हैं। और लास्ट आपका है यहाँ पे दोहरा निषेचन। उत्तर है दोहरा निषेचन पुष्पीय पौधों में पाए जाने वाली एक विशिष्ट प्रक्रिया है। इसमें पराग नलिका द्वारा लाए गए 2 नर युग्मक अलग अलग कार्य करते हैं। ओके, तो 26 नंबर आपका लास्ट ही है। अब ये देखिए, एक नर युग्मक अंडाणु से मिलकर युग्मनज बनाता है जिसे निषेचन कहा जाता है ना। दूसरा नर युग्मक द्वितीयक नाभिक से मिलकर त्रिगुणित भ्रूणपोष बनाता है। इस प्रकार एक ही भ्रूणपोष में 2 निषेचन क्रियाएं होती है, इसलिए इसे दोहरा निषेचन कहा जाता है। और ये लास्ट आपका है पॉइंट थर्ड था, पूछा गया था बहुप्रभाविता। बहुप्रभाविता वह अवस्था है जिसमें एक ही जीन एक से अधिक लक्षणों को नियंत्रित करता है और इसका अर्थ है कि किसी जीन का प्रभाव केवल एक लक्षण तक सीमित नहीं रहता। मनुष्य में सिकल सेल एनीमिया बहुप्रभाविता का प्रमुख उदाहरण है। इसमें एक ही जीन रक्त कोशिकाओं के आकार, ऑक्सीजन वहन क्षमता और शरीर की कार्य क्षमता को प्रभावित करता है। इस तरह से मैंने आपको कंप्लीट सॉल्यूशन करवा दिया स्टूडेंट्स। अब मैं बात करता हूं, अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन का, तो ये पीडीएफ आपको व्हाट्सएप में मिलेगा, जिसका व्हाट्सएप नंबर मैं आपको दे रहा हूँ। व्हाट्सएप नंबर है 7870000, मतलब 4 गो 0 आपको देना है, 78700000594। ठीक है, तो ये 7874 इस व्हाट्सएप नंबर में आपको मैसेज करना है, जिसमें आपको क्यूआर कोड मैं सेंड करूंगा और उस क्यूआर कोड में आपको 50 रुपीज पे करने हैं, ओनली 50 रुपीज। और ये आपके देखिए लाइव का सवाल है, ठीक है। आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, मॉडल पेपर का कंप्लीट पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आप चाहें तो इसे प्रिंट आउट भी कर लेंगे, या फिर आप क्या करेंगे, पीडीएफ मोबाइल से देखकर, कंप्यूटर से, लैपटॉप से, जहां से देखना है देखकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपका अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाएगा, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है तो पीडीएफ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो और साथ में मैं आपको बताऊं कि भैया आप लोग अपना अपना नोट्स कंप्लीट करना, बुक को रिवीजन कर देना, सब आपको अच्छा से देख के जाना है। आपको सब चीज मिल गया है, आपको मैसेज कर देना है 7870000594 में, है ना। और यहाँ पे आपको क्या करना है, क्यूआर कोड मैं आपको दूंगा, जिसमें आपको पे करना है कितने रुपीज, 50 रुपीज, ठीक है। और 50 रुपीज पे करने पर आपको ये पीडीएफ दे दूंगा और आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, जरूर जाएगा, जरूर जाएगा। बेस्ट ऑफ लक। और जाइए आप लोग जल्दी से पीडीएफ परचेस कर लिए, व्हाट्सएप नंबर में जाके व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, पीडीएफ परचेस कीजिए। ऑल द बेस्ट। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट एग्जाम कौन सा है, कौन सा वीडियो आपको चाहिए, आप लोग जरूर कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय। जन्म प्लस बोलिए, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।